अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का मेन अमल होता कैसे है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हाउ नर्व इम्पल्स इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। आज आपको पता चलेगा कि जब न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है तो न्यूरॉन के अंदर चेंजेस क्या आती हैं। न्यूरॉन सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है उस मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या चेंज आता है, पोटेंशियल के अंदर क्या चेंज आता है। तो ये बातें बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की जो डेफिनेशन लिखते होते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रो केमिकल वेव। इलेक्ट्रो मेन पहला वर्ड इलेक्ट्रो आ रहा है और दूसरा केमिकल आ रहा है। इट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है और केमिकल्स भी इन्वॉल्व है। ये इलेक्ट्रो केमिकल चेंजेस की वेव है। इलेक्ट्रो केमिकल चेंजेस की क्या है बच्चों, वेव। सो वेव ऑफ लहर एक, इस लहर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और केमिकल्स की वजह से पोटेंशियल जो है न्यूरॉन का चेंज होता है, जो ट्रैवल करती है लेंथ के क्रॉस जो कि न्यूरॉन की है, विच ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अगर आपके पास न्यूरॉन का फाइबर है, ये न्यूरॉन का फाइबर मैंने बनाया था कल, आज फिर से बना रहा हूँ। नर्व इम्पल्स एक ऐसी बिजली है जो इस फाइबर के अक्रॉस, इस फाइबर के अक्रॉस, इसकी पूरी लेंथ के अक्रॉस ट्रैवल करती है। इस तरह की नर्व इम्पल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है तो इस न्यूरॉन के अंदर केमिकल्स की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शिफ्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज क्रिएट होता है। किस तरह से होता है, सबसे पहले तो आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो मेम्ब्रेन जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, वो है मेम्ब्रेन। दिस वन मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो मेम्ब्रेन का एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का है, उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एबिलिटी टू वर्क डन, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इसमें कितनी वर्क करने की सलाहियत है। तो इस वक्त मेम्ब्रेन के अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी वर्क डन करने की एबिलिटी है, उसको हम पोटेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से क्या मुराद है, दिस पोटेंशियल विल बी ऑफ चार्जेस। दो तरह के चार्जेस हमें पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वाई इट इज़ नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। पोटेंशियल का मतलब ये होगा कि इस वक्त इसमें चार्जेस का ग्रेडियंट मौजूद है, मीन एक साइड पे चार्ज ज़्यादा है और एक साइड पे चार्ज कम है। किस तरह से, पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज इनसाइड, ये इसका एक पोटेंशियल है। या नेगेटिव चार्ज आउटसाइड और पॉजिटिव चार्ज इनसाइड। जब चार्जेस में चेंज आता है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस में चेंज आता है, तो वो चेंज जो है, जो ग्रेडियंट है चार्जेस का, वो इसका पोटेंशियल क्रिएट करता है। यानी इसके अंदर सलाहियत है, मेम्ब्रेन को अंदर सलाहियत है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने की। सो ये मैंने आपको बताया, ये क्या है जी, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। अब ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दो किस्मों का होता है। एक मेम्ब्रेन जो है पोटेंशियल वो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि मेम्ब्रेन के अंदर कितना पोटेंशियल है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर कितना पोटेंशियल है। इसमें जो पहला पोटेंशियल है
इट इज़ नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग, और जो दूसरा पोटेंशियल है इसका, इस साइड पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इट इज़ नोन एज, ये चेक करें, ये हमारे पास एक्टिव पोटेंशियल है या एक्टिंग पोटेंशियल है। ठीक है बच्चों, तो मेम्ब्रेन के दो ही किस्म के पोटेंशियल होते हैं, एक होता है जी बच्चों रेस्टिंग पोटेंशियल और एक होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन दोनों में हमने देखना है कि डिफरेंस क्या है। हमने इन दोनों के अंदर डिफरेंस किस तरह से करना है, कंपैरिजन की फॉर्म में करना है। ये मैंने दरमियान में लगा दिया लाइन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसा होता है जिसके अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती, न्यूरॉन रेस्ट पे होता है। न्यूरॉन किस पे होता है? रेस्ट पे। जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो हम कहते हैं देयर इज़ नो नर्व इम्पल्स विच इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द न्यूरॉन। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल है जिसमें न्यूरॉन के अंदर से नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है। तो जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो एक्साइटेड होती है, वो एक्टिव होती है। इस तरह की हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने दोनों को कंबाइन चलाना है। चलाने से पहले मैं एक आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ। जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हमें बात क्लियर नहीं होगी। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड न्यूरॉन है, ये बच्चों इनसाइड न्यूरॉन है, और ये खुद क्या है? मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस नर्व इम्पल्स ने अब क्या होना है? क्रॉस होना है। इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। जिस वक्त नर्व इम्पल्स क्रॉस नहीं हो रही होती उस वक्त इस मेम्ब्रेन में पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही तो जो हमारे पास वोल्टेज आएगा वो बहुत कम, माइनस में वोल्टेज आता है। कैसे आता है आप चेक करें। सोडियम और पोटेशियम आइंस नंबर 1 पर इन्वॉल्व होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर इनका होता है बच्चों पंप। ये पंप इस मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है। चेक करें, मैं पंप लगाने लगा हूँ। ये हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम पंप है। ये पंप करता क्या है? ये पंप सोडियम आइंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्लियर हो गया? ये जो पंप है आपका, इसने सोडियम आइंस को और सोडियम आइंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मेम्ब्रेन से बाहर लेके जाना है और पोटेशियम आइंस को मेम्ब्रेन से अंदर लेके जाना है। इससे पहले मैं आपको कंसंट्रेशन बता देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर आउटसाइड देन द इनसाइड। सोडियम आइंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है इनसाइड और आउटसाइड। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज़ 10 टाइम्स हायर, कहाँ पर बच्चों? आउटसाइड। ये जो मैंने जगह बनाई है ये न्यूरॉन के बाहर है, मेम्ब्रेन के बाहर है। यहाँ पे सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन अंदर वाली जगह से 10 गुना ज़्यादा है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन की अगर हम बात करें तो वो 20 टाइम्स हायर है इनसाइड। ये सबसे पहले आप लोगों ने बात याद कर लेनी है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट होगी। अभी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हुई, अभी नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट नहीं हुई। अभी हमारी जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की वो रेस्टिंग स्टेज पे है। जब वो रेस्टिंग स्टेज पे होती है तो कौन से आइंस हैं जो उसको रेस्टिंग पे रखते हैं? उन आइंस का नाम है सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। इनकी जो एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन है वो कितनी है? सोडियम आइंस की बाहर वाली साइड पर 10 गुना कंसंट्रेशन ज़्यादा है। पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर की जानिब 20 गुना ज़्यादा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है जी? पंप करता है। पंप क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एक्सचेंज।
इसका मतलब जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है उसको वहाँ पर मज़ीद ज़्यादा किया जाएगा। सोडियम आयन को मज़ीद बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा और पोटाशियम आयन को मज़ीद इनसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ये जो पंप लगा हुआ है सोडियम, ये 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालेगा। जब काफ़ी सारे सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो अंदर जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ पोटाशियम आयंस को पोटाशियम पंप इनसाइड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन याद रखें, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा बाहर जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस मूव आउट एंड 2 पोटाशियम आयन विल मूव इन। ये सेकंड मेन आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई है। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है सोडियम एंड पोटाशियम आयन की, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ पर मज़ीद कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी। सोडियम आयन मैंने कहा 10 टाइम बाहर ज़्यादा है, तो मज़ीद सोडियम आयन को बाहर रिमूव करवाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये लगा हुआ है सोडियम पंप, इट विल मूव सोडियम आउट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, जब ये आउट भेजेगा तो तादाद आपने जो है वो बतानी है। 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और बदले में 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे। अब आप लोग कॉमन सेंस लड़ाएं। पॉजिटिव ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और पॉजिटिव अंदर कम आ रहे हैं, फ़र्क पैदा हो रहा है ना। तो अंदर वाली जो न्यूरॉन की स्पेस है, साइटोप्लाज्म है, इट विल बिकम नेगेटिव, outside will become comparatively more positive. This is the resting membrane potential. इसके अंदर नंबर 2 में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो है ऑर्गेनिक नेगेटिव आयंस। ऑर्गेनिक नेगेटिव आयंस के अंदर प्रोटीन के आयंस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के आयंस हैं। ये इनसाइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और बाहर वाली साइड पर ये बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो दे विल आल्सो मेक इनसाइड मोर नेगेटिव। सो हमारा टोटल टारगेट जो था वो इनसाइड को नेगेटिव बनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोटाशियम आयन जो अंदर आ रहे हैं, ये तो अंदर वाली साइड को पॉजिटिव बना रहे हैं, इनका फिर क्या इलाज किया जाएगा? हमारी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती, लेकिन ये सोडियम को भी गुजरने नहीं देती, पोटाशियम को गुजरने देगी, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन लीक कर जाएंगे। लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन बाय डिफ्यूजन। रीज़न क्या है? कोई सवाल पूछ लेता है कि सोडियम आयन लीक क्यों कर जाते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से? बिकॉज न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो उसके लिए परमिएबल होती है। परमिएबिलिटी की वजह से पोटाशियम आयंस जो कि अंदर आ रहे थे, पंप की वजह से अब वो बाहर चले जाएंगे। सो अंदर वाली साइड फिर से क्या हो गई है? नेगेटिव। सो हमारा टारगेट क्या था? यहाँ मैं टारगेट लिख रहा हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आउटसाइड शुड बी पॉजिटिव, इनसाइड शुड बी नेगेटिव। सो बाहर को पॉजिटिव बनाने के लिए और अंदर को नेगेटिव बनाने के लिए ये सारी चेंजेस होंगी आयंस के अंदर। जैसे ही आपको लगेगा कि बाहर वाली जो स्पेस है आउटसाइड द न्यूरॉन वो पॉजिटिव हो गई है और इनसाइड नेगेटिव हो गई है, तो आप समझ जाना कि इस वक्त मेम्ब्रेन का पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी इस वक्त नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही। सो चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देयर इज नो नर्व इम्पल्स बीइंग ट्रांसमिटेड एट दिस टाइम। नो कंडक्शन ऑफ। कुछ बुक्स ऐसी हैं पंजाब बोर्ड्स की जिनमें ना 5वां पॉइंट मिसिंग है। 5वां लिखा हुआ है या लिखा भी नहीं हुआ, वो मिसिंग है। 5वां पॉइंट आपने खुद लिखना है। यू हैव टू राइट। इस वक्त जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल आएगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर से मेजर किया जा सकता है, दैट विल बी -0.001
-0.05 वोल्ट, या -50 मिली वोल्ट्स भी हो सकता है, -50 मिली वोल्ट्स। ये वैल्यू आ गई है, माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत कम है, पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका मतलब नो एबिलिटी टू डू वर्क। तो जब एबिलिटी नहीं है वर्क करने की तो नर्व इम्पल्स इस मौके पे यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो जब नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो हम इस पोटेंशियल को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी न्यूरॉन इस वक्त रेस्ट पे है, मेम्ब्रेन इस वक्त रेस्ट पे है, वो कंडक्शन नहीं कर रही, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर रही। अब मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने आपको आते ही एक बात बताई कि हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में। मेम्ब्रेन के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है, वर्क करने की जो सलाहियत है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। वो दो किस्म की होती है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही तब उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में हमारे पास जो कंडीशन होगी, जो स्टेट होगी न्यूरॉन की, वो कैसी होगी? हमने न्यूरॉन के आउटसाइड इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखना है एंड इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन को हमने नेगेटिव मेंटेन करना है। अगर हम ये अचीव कर लेंगे तो कोई नर्व इम्पल्स न्यूरॉन से ट्रांसमिट नहीं होगी, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बड़ा लो होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा। इसके लिए पंप ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। पॉजिटिव आइंस को निकाल कर बाहर ट्रांसपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है और वो एनर्जी एटीपी देगा। कौन देगा? एटीपी को तोड़ने वाला एंजाइम एटीपेज होता है, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा और उससे एटीपी से एनर्जी प्रोवाइड होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पोटाशियम आयन को ये पंप इनसाइड लेके आ रहा है। कम है, 2 पोटाशियम आयन अंदर आते हैं, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, लेकिन 2 पोटाशियम आयन भी अंदर आकर पॉजिटिविटी तो बढ़ा सकते हैं ना, उनको भी फिर लीकेज होने दिया जाएगा, उनकी लीकेज होगी। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों? वो लीक करेंगे किसकी अमल से? डिफ्यूजन। लीकेज के लिए मेम्ब्रेन रुकावट नहीं बनेगी बिकॉज मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल टू पोटाशियम आइंस। इस दौरान कोई कंडक्शन नहीं होगी नर्व इम्पल्स की। जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड लगा के वोल्ट मीटर से, दैट विल बी -0.05 वोल्ट या -50 मिली वोल्ट्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है। टॉपिक बहुत ही टेक्निकल है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर नेगेटिव सोडियम और पोटाशियम दोनों ही पॉजिटिव हैं। भाई मैंने अभी आपको बताया सोडियम पॉजिटिव है और पोटाशियम क्या है? वो भी पॉजिटिव है। सोडियम को पंप बाहर लेके जा रहा है, जब सोडियम पंप के ज़रिए बाहर जाता है ना तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन पंप पोटाशियम को अंदर ले आता है तो पोटाशियम लीक हो जाते हैं फिर, बिकॉज मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल। आखिरी पॉइंट में मैंने वोल्टेज लिखा है, रेड लाइंस में लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर 63 नंबर पेज पे, -0.05 वोल्ट्स इस वक्त का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो रेस्टिंग पे है। जो कब है बच्चों? रेस्टिंग पे है, जिसको मिली वोल्ट के अंदर -50 मिली वोल्ट्स भी कह सकते हैं। सो कोई नर्व इम्पल्स इस दौरान कंडक्ट नहीं हो रही। हमने स्टेट कौन सी रखी हुई है? आउटसाइड इज़ पॉजिटिव, इनसाइड इज़ नेगेटिव। अब आपके कमेंट्स की बारी है, आपने क्या कमेंट करना है? आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव। ऑल ऑफ यू विल कमेंट आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन पॉजिटिव एंड इनसाइड ऑफ न्यूरॉन नेगेटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या किया? पंप ने रोल प्ले किया। पंप ने सोडियम के आयंस को 3-3 करके बाहर पंप करवाया और इस पंप के लिए एटीपी चाहिए थे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन है जी, हाउ दे प्रोड्यूस वोल्ट। बेटे चार्जेस है ना, तो चार्जेस जब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो कंडक्शन करते हैं। करंट होता ही क्या है? चार्ज होता है। करंट होता ही क्या है? चार्ज। तो ये वोल्ट्स प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? चार्ज है, चार्ज करंट ही पैदा करता है, करंट वोल्टेज की वजह से मेजर किया जाता है, ठीक है बच्चों। कमेंट आना चाहिए भाई, आउटसाइड बिकम पॉजिटिव एंड इनसाइड बिकम नेगेटिव। तलहा ने कमेंट किया है और नाजिफ ने कमेंट किया है, बाकी बच्चे अभी तक नहीं कर रहे। करेंगे ना तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका समझाता हूँ।
और एक और पॉइंट याद रखें, जब आउटसाइड पॉजिटिव होती है इनसाइड नेगेटिव होती है ना, तो कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती। अब हमने सेकंड पार्ट में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करना है। क्वेश्चन है जी, मेंशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस करंट। ये सोडियम पोटाशियम आयन यही चार्जेस है और नेगेटिव ऑर्गेनिक चार्जेस हैं, दे विल प्रोड्यूस करंट। एक्टिव पोटेंशियल के अंदर जो हमारे पास कंडीशन होगी, आउटसाइड बिकम नेगेटिव एंड इनसाइड बिकम पॉजिटिव। सो अब हमारे पास सारे जो भी प्रोसेसेस होंगे वो इनसाइड को पॉजिटिव बनाने के लिए होंगे। अब एक बात मेरी याद रखें, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल बड़ा होता है, नेगेटिव का हमेशा पोटेंशियल कम होता है। तो पहले पोटेंशियल बाहर था, अब ये पोटेंशियल अंदर आएगा, न्यूरॉन के अंदर आएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ये अंदर आकर अंदर वाली साइड को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। कैसे करेगा? सबसे पहले आपने चेक करना है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को। ये मेम्ब्रेन थी, अब यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप के बजाय सोडियम एंड पोटाशियम गेट्स इन्वॉल्व होंगे। गेट्स बंद होते हैं जिस टाइम रेस्टिंग पोटेंशियल होती है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले गेट्स हो जाते हैं ओपन। मैं गेट ओपन करने लगा हूँ, सोडियम गेट एंड पोटाशियम गेट। अगर ये क्या नाम है, सोडियम एंड पोटाशियम गेट है, इस वक्त ये बंद है। ओपन कैसे होगा? प्रोटीन्स जो है वो इस गेट को ओपन कर देंगी, दरमियान में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देंगी। यहाँ से सोडियम और पोटाशियम आयन अब क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? सोडियम एंड पोटाशियम, पहला यहाँ पे पॉइंट होगा सोडियम एंड पोटाशियम गेट्स। गेट्स जो होते हैं ना, ये अक्रॉस द कंसंट्रेशन आयंस को मूव करवाते हैं। दे विल कॉज डिफ्यूजन, स्पेशली दे विल कॉज डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन। जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो होती है। अभी मैंने बताया सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, पंप करेगा तो वो सोडियम को मज़ीद बाहर लेके जाएगा, लेकिन जो गेट है वो सोडियम को बाहर से अंदर लाएगा। सो दिस गेट विल कॉज सोडियम आयन टू मूव इन टू द न्यूरॉन। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना, तो अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसके साथ ही जो आपके नेगेटिव चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या जो है वो लिखेंगे, चार्जेस आर रिवर्स्ड, चार्जेस आर रिवर्स्ड। जो नेगेटिव आइंस हैं वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे बाहर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा और अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होने के बाद अब यहाँ पे कंडक्शन होगी नर्व इम्पल्स की, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने से अंदर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका मतलब न्यूरॉन एक्साइट हो गया है। क्या हो गया? न्यूरॉन के अंदर जान आ गई है, न्यूरॉन के अंदर करंट आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। सो ये एक्साइटमेंट उसके अंदर वोल्टेज क्रिएट करेगी और वो वोल्टेज आएगा जो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, एक्टिव का मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट विल बी प्लस 0.07 वोल्ट विच विल बी इक्वल टू 70 मिली वोल्ट्स। ये प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है? पोटेंशियल बढ़ चुका है मेम्ब्रेन का। और ये किसकी वजह से बढ़ा है? सोडियम गेट्स की वजह से। तो अब आपने कमेंट क्या करना है? दो बातें यहाँ पे आपने कमेंट करनी है। सोडियम का एक होता पंप और एक होता गेट। सोडियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, आपने लिखना है सोडियम पंप प्रोड्यूस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या सोडियम पंप डू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड सोडियम गेट डिफ्यूजन। सोडियम जो पंप है वो सोडियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाता है, मीन अगेंस्ट कंसंट्रेशन, और सोडियम का जो गेट है उसको क्रॉस दी कंसंट्रेशन मूव करवाता है। ठीक है बच्चों?
चार्जेस जो अंदर थे नेगेटिव वो बाहर चले गए, रिवर्स हो गए। अब कंडक्शन जो है वो हुई है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुई है, और जो वोल्टेज मेजर किया गया है वो वोल्टेज इस वक्त का +70 मिली वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये चेंजेस जो हैं ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब अगर मैं कल वाले टॉपिक को आज के टॉपिक से रिलेट करूं, कल मैंने सनैप्स पढ़ाया था। सोडियम जो है ना किस तरह से ये पंप एक्साइट होता है, एक्टिवेट होता है, जब ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के आने ही से नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है, या उसका जो है पोटेंशियल चेंज हो जाता है। सो पोटाशियम और सोडियम आयंस ये दोनों मिलकर रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स को एक ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में, ग्राफ समझ लें। ग्राफ के एक साइड पे आपके सामने टाइम है और एक साइड पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है, ये क्या बच्चों, पोटेंशियल, और ये टाइम है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। पोटेंशियल इंक्रीज करने को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन? जैसे ही ऊपर से नर्व इम्पल्स आती है ना, वो न्यूरॉन की एक्चुअल पोटेंशियल को चेंज कर देती है, यानी एक्चुअल पोटेंशियल में शिफ्ट आ जाता है। एक्चुअल पोटेंशियल में जो पोलैरिटी है उसमें चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को हम कहते हैं बच्चों डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होती है नर्व इम्पल्स क्रॉस हो रही है, यहाँ पर आके मैक्सिमम नर्व इम्पल्स गुजर रही है, फिर ये वापस रीपोलराइजेशन होती है। रीपोलराइजेशन मीन अपनी ओरिजिनल पोलैरिटी पे वापस आ जाती है। यहाँ पे ये पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन फिज़िक्स वाली नहीं है। आपको मैंने ये बात बताई है कि एक पोलैरिटी न्यूरॉन की एक्चुअल होती है रेस्टिंग पे। एक्चुअल में क्या थी, आउटसाइड इज पॉजिटिव, इनसाइड इज नेगेटिव। इसको चेंज करना बस डीपोलराइजेशन कहलाता है। चेंज इन पोलैरिटी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। क्योंकि यहाँ पर देखें, जो आउटसाइड पहले पॉजिटिव थी वो हो गई नेगेटिव, और इनसाइड जो नेगेटिव थी वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो चेंज हो गई ना पोलैरिटी। इस चेंज लाने को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। दोबारा से रीपोलराइजेशन कब होती है, जब एक्चुअल स्टेट वापस आ जाती है, नर्व इम्पल्स गुजर जाती है, दोबारा से मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे आ जाती है। ठीक है। शिफ्टिंग जो है ये डीपोलराइजेशन होती है। दोबारा जब एक्चुअल पोलैरिटी आती है तो वो रीपोलराइजेशन बन जाती है। ठीक है बच्चों, इसको रिकवरी भी कहते हैं। रीपोलराइजेशन के बाद रिकवरी आ गई, रेस्टिंग पे आ गया। और न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होने की जो स्पीड है, पेज 65 के येलो बॉक्स पे लिखी है 100 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो रिकॉर्ड की गई है वो 120 है। वो कितनी की गई है? 120, यानी 100 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है और 120 तक मैक्सिमम स्पीड जा सकती है नर्व इम्पल्स के गुजरने की। और एक और बात याद रखें कि जब नर्व इम्पल्स गुजर जाती है तो दोबारा से न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पर आ जाता है। और अगर न्यूरॉन के एक्सन की बात करें जिसमें मेलन शीट होती है, तो वहाँ पे तो नर्व इम्पल्स जंपिंग मैनर में ट्रांसमिट होती है। वो भी पेज 65 के स्टार्ट पे लिखा हुआ है। उसको हम कहते हैं सैल्टेटरी इम्पल्स, उसको जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं, जो नोड टू नोड जंप करती है जहाँ पे मेलन शीट नहीं होती। मेलन शीट इसके आगे रुकावट है, वो गुजरने नहीं दे रही होती, तो ये जंप करती है फिर फ्रॉम नोड ऑफ रैनवीर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवीर। जंपिंग इम्पल्स भी बोलते हैं और सैल्टेटरी इम्पल्स भी बोलते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो मैं एक बार पूरा टॉपिक रिव्यू कर देता हूँ 2 मिनट में। लें जी, नहीं है कोई क्वेश्चन, चलें चेक करें। हमारे पास 2 न्यूरॉन है। अगर हम बात करें पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने ट्रांसफ़र होना है तो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को जाके बाइंड होते हैं और उधर चार्जेस के अंदर चेंज लेकर आते हैं। चार्जेस के अंदर जब चेंज आती है तो सबसे पहले इनसाइड जो नेगेटिव थी वो किस तरह मेंटेन होती है और जो आउटसाइड पॉजिटिव वो किस तरह मेंटेन होती है। पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए सोडियम पंप इन्वॉल्व है।
वो 3 सोडियम आयन को बाहर लेके जाता है, जिससे बाहर वाली साइड पॉजिटिव रहती है, अंदर जो है वो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन रहते हैं। अब प्रॉब्लम पोटाशियम आयन का है। पोटाशियम आयन भी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आ रहे हैं, ये अंदर को पॉजिटिव कर रहे हैं ना, लेकिन बुरी बात है, इसको फिर लीक करवाया जाएगा, ये वहाँ से लीक कर जाएंगे ड्यू टू परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सो अंदर नेगेटिव मेंटेन करना है, इस दौरान कोई इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी, और नेगेटिव पोटेंशियल जो आएगा वो -0.05 आएगा। जब नेगेटिव इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होना चाहेगी, पॉजिटिव होना चाहेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा तो किस तरह होगा, चार्जेस रिवर्स होंगे। सबसे पहले सोडियम गेट इन्वॉल्व होगा, जो गेट पहले बंद था, पहले पंप खुला था, अब गेट खुल जाएगा और वो गेट सोडियम आयन को अंदर लेकर आएगा। कुछ पोटाशियम बाहर भी जाएंगे, लेकिन मेन कौन है, सोडियम। अंदर आके वो इन साइड को पॉजिटिव कर देंगे। इन साइड जब पॉजिटिव होगी तो ज़ाहिर बात है इन साइड जो नेगेटिव आयन है उनको बाहर निकाला जाएगा, वो रिवर्स होंगे। जब वो रिवर्स होंगे तो उनमें से कोई कंडक्शन हो जाएगी, और जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ जाएगा, कंडक्शन भी हो जाएगी और पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने कि रिकवरी से डाउन हो गए तो फिर क्या होगा, बेटे फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा दोबारा से। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि डीपोलराइज तो रेस्टिंग पोजीशन नहीं होती, बेटे यहाँ पे डीपोलराइज फिजिक्स वाला नहीं लेके आना, यहाँ पे डीपोलराइजेशन का मतलब ये है एक्चुअल पोलैरिटी में चेंज। जो रेस्टिंग पोलैरिटी थी ना ये वाली, पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव अंदर, इसको चेंज करना डीपोलराइजेशन या डीपोलैरिटी कहलाता है। इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, फिजिक्स नहीं लेके आनी। यहाँ पे डीपोलराइजेशन का मतलब है चेंज इन एक्चुअल पोलैरिटी एट रेस्ट। रेस्ट पे पोलैरिटी क्या है, बाहर आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव, इसमें चेंज आना डीपोलराइजेशन। और उस वक्त मेम्ब्रेन से इम्पल्स ट्रांसमिट होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। ये दोनों अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, रेस्टिंग अलग है और एक्टिव अलग है। तो मेन चीज़ें जो आपको सारा टॉपिक क्लियर कर देंगी वो पंप और गेट है। पंप सोडियम आयन को अगेंस्ट कंसनट्रेशन, जो सोडियम आयन है बाहर ज़्यादा ना 10 टाइम, तो पंप उनको मज़ीद बाहर लेके जाएगा। वैसे भी पंप नीचे से ऊपर लेके जाता है चीज़ को, जिससे बाहर वाली साइड पॉजिटिव रहेगी। गेट क्या करेगा, गेट बाहर से सोडियम को अंदर लेकर आएगा। दो अलग-अलग चीज़ें हैं, पंप अलग है और गेट अलग है। सो गेट ने रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन किया है, और पंप ने रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन किया है और गेट ने एक्टिव पोटेंशियल को मेंटेन किया है। सो दो अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चन थे, आपने ये याद कर लेने हैं ताकि आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। डायग्राम्स बड़ी ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।